take the topic that is intellectual property rights, IPR. Okay. Have you ever heard about IPR, intellectual property rights? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कि जब भी कोई नया चीज़ इन्वेंट करता है तो उसके बाद या डिस्कवर करता है तो उसके बाद उसको एक पेटेंट मिलता है उस पर जब वो अप्लाई करता है पेटेंट के लिए। तो उसमें फिर एक प्रोटेक्शन मिलती है उसको ताकि कोई दूसरा उसको नकल न कर सके। आर यू गेटिंग इट? उसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि सपोज जो लोग क्रिएटिव होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी फोकस करते हैं R&D पे, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो काफ़ी पैसा उस पर खर्च करते हैं, रिसर्चर्स को यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट्स को यूज़ करते हैं ताकि वो कोई नया चीज़ नई कोई प्रोसेस को तश्कील दे जिससे वो कोई काम कर सके। या फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो दवाइयाँ बनाते हैं, उनका भी रहता है अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो नए मॉलिक्यूल्स, नए चीज़ें देखते हैं जिससे वो किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को काबू कर सके। जैसे इस वक्त कोरोना वायरस के लिए काफ़ी रिसर्च होता है, काफ़ी कंट्रीज़, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि वो कोशिश करते हैं कि कोई इसके लिए कोई वैक्सीन बन जाए, इज़न्ट इट? और फिर अगर कोई कंपनी जी सर। इसके लिए वैक्सीन बनाएगी जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, तो फिर उनको उसके लिए एक IPR मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ताकि एक पेटेंट उसको मिले ताकि कोई दूसरी कंपनी फिर ये फार्मूला देखेगी और नकल करेगी, वो ना हो। तो इसलिए उनको पेटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये डिपेंड करता है फिर कितने टाइम के लिए वो दिया जाता है, और उतने टाइम के लिए और कोई भी कंपनी उस चीज़ को नहीं बना सकते हैं उनके परमिशन के बगैर, जिन्होंने उसके लिए पेटेंट हासिल किया होता है। तो उसका जो बेनिफिट है मेन वो ये है कि जब उनको पेटेंट मिलता है उस चीज़ के लिए, तो तब ही वो एनकरेज होते हैं रिसर्च करने के लिए, ताकि वो अपना एफर्ट्स रिसर्च में पुटअप करते हैं, जिसकी वजह से उनको और नई जो डिस्कवरीज हैं, नई इन्वेंशंस कर सके। इसी तरीके से सपोज़ गाड़ियों में कोई नई डिस्कवरी हो, इन्वेंशन हो, तो फिर वो ऑटोमोबाइल कंपनी भी उसके लिए पेटेंट हासिल करती हैं। फिर अगर कोई दूसरी कंपनी वैसा चीज़ बनाना चाहेगी तो उस कंपनी को पहले अप्रोच करना पड़ता है जिसके पास पेटेंट है उसका, और फिर वो उसके लिए उनको कुछ चार्जेस लेते हैं, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिन्होंने इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हासिल किया होता है उनके लिए वो एक किस्म का प्रॉफिट बनता है। So that's why when we talk about intellectual property rights, it includes patents, it includes copyright, it includes trademarks. So इसमें जो ये होता है, जैसे अभी मैंने बात की कॉपीराइट की, तो एक ऑथर जो होता है, सपोज कोई ऑथर है, उसने एक बुक लिखी, अब उसने उस बुक में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स दिए,
तो अब वो बुक वो पब्लिश करवाता है, लेकिन उसके लिए वो कॉपीराइट लेता है। कॉपीराइट का मतलब है कि अब कोई दूसरा नहीं कह सकता है वो नकल करेगा इसकी और वो उसको अपने नाम से पब्लिश करे। तो अगर वैसा हो जाएगा तो जो असली ऑथर हैं जिसने वो बुक लिखी, फिर मत उसका वो बेनिफिट कुछ आ जाएगा, क्योंकि जब उसको कॉपीराइट उसका मिल जाएगा, दैट मीन्स देन एनीबडी एल्स कैन नॉट कॉपी दैट। तो उसकी जो बुक है वो मार्केट में उसी के नाम पे सेल होगी। तो वो तब होता है जब उसको कॉपीराइट उसका मिले। तो कॉपीराइट ऑथर्स के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। इसी तरीके से आपने सुना होगा आजकल काफ़ी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होती है, जो ना सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं कंपनीज। जी सर। तो वो जो कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं, और फिर वो सॉफ्टवेयर से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोसेसेस की जाती हैं। तो उसके लिए भी बाज़ाब्ता किया जाता है कॉपीराइट, ताकि कोई दूसरा फिर वही सॉफ्टवेयर कॉपी ना करे और वो उसके नाम पे सेल करे। सपोज किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो फिर कोई वो सॉफ्टवेयर रिप्रोड्यूस करके अपने सेल करे ऐसे, तो वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी वो प्रोटेक्शन होती है आईपीआर की वजह से। और अगर वो कोई करेगा तो उसे कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट। क्या कहते हैं? इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट होती है एक किस्म की चोरी। जैसे किसी का चीज़ है उसको वो चोरी लेंगे। तो यहाँ पे आईपीआर की जब चोरी होती है, मतलब कोई पेटेंट का मिसयूज़ करेगा, किसी के कोई कॉपीराइट का मिसयूज़ करेगा, तो उससे इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं, या आम लफ्ज़ों में उसे पायरेसी भी कहते हैं। पायरेसी। सपोज हम बात करेंगे, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं लैपटॉप्स पे या डेस्कटॉप्स पे, तो वहाँ पे विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। उनका अपना, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, या बाकी जो सॉफ्टवेयर पैकेज उसमें है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की होती हैं। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट जो है, अगर किसी को जब वो कंपनीज जो हैं, सपोज जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स बनाते हैं, जैसे डेल है, सोनी है, सोनी ने तो अब आजकल बंद किया है, पहले बनाती थी वायो रेंज की लैपटॉप्स। तो या सपोज हम बात करेंगे HCL है, या HP है, या बाकी सारी कंपनीज हैं, तो वो फिर कोलैबोरेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और जब वो अपने कंप्यूटर सेल करते हैं या लैपटॉप सेल करते हैं, तो उसमें वो माइक्रोसॉफ्ट का लगाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट का जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते हैं, तो वो कंपनीज उनको पे करते हैं उसके लिए। और उसके सपोज उन्होंने 1 लाख लैपटॉप्स बेच डाले, और पर यूनिट क्या उनके साथ रहता है उनका नेगोशिएशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और वो फिर वो यूज़ कर सकते हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सपोज हम करेंगे बात एप्पल की, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसमें विंडोज़ का नहीं होता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का उसमें नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उनका अपना है। उनका मैकिन्टॉश होता है अपना। सपोज एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं उससे मैकबुक कहते हैं। मैकबुक में जब हम कोई मैकबुक ख़रीदता है, तो उसको वहाँ से मैकिन्टॉश, उसका अपना एप्पल का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें।
उसमें विंडोज़ नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट का। तो अब अगर कोई विंडोज़ यूज़ करना चाहता है लेकिन उसने ख़रीदा है एप्पल का मैकबुक, एप्पल का लैपटॉप जिसे मैकबुक कहते हैं, तो उसमें उसको पहले MS ख़रीदना पड़ता है। उसको विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का परचेज़ करना पड़ता है, चाहे वो उसको 3,000 में आ जाए, 5,000 में आ जाए, तो उसका अपना कीमत होता है। जिस किस्म का वो लेगा, सब स्टार्टर लेगा, कौन सी लेगा, तो उसी हिसाब से उसका प्राइस होता है। तो वो जब वो ख़रीदता है तब वो अपने उस लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकता है, फिर उसमें वो चला सकता है विंडोज़, तब तक नहीं। अब अगर वो चलाएगा उसमें, फिर उसको सपोज़ वो ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि जब वो ख़रीदता है उसको बाज़ाब्ता उसकी की मिलती है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं तो उसकी की होती है और वो की एक्टिवेट करती है कंपनी। जब वो डिटेक्ट करती हैं कि इसमें हमारा सॉफ्टवेयर जो हमने इस की पर सेल किया है, तो उसको वो एक्टिवेट करते हैं। और नॉर्मली इंडिविजुअल लेवल पे वो की एक सिस्टम पे, एक यूनिट पे फंक्शन करती है। ये नहीं है कि फिर वो दूसरे पे लगाए तो फिर वो एक्टिवेट हो जाए, नहीं, वो पर सिस्टम पर होती है। तो अब अगर कोई किसी दूसरे का, सपोज किसी ने ख़रीदा, तो फिर वो उससे वो कॉपी करेगा और अपने सिस्टम में या अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेगा। तो उसको पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरेटेड, क्योंकि उसने परचेज नहीं किया, उसने वो इलीगली यूज़ किया। तो उसमें क्या होता है, जब वो उस पर काम करता है उस सिस्टम पे, और फिर आपने बीच में देखा होगा आपके फ़ोन पे भी कभी आते हैं अपडेट्स, है ना? तो इसी तरीके से जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं लैपटॉप, तो आपको अपडेट्स आते हैं। तो जब वो जिसने पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ किया होता है, जब उसमें वो अपडेट्स उसमें होते ही नहीं है, क्योंकि उसको, उस सिस्टम को वो की आइडेंटिफाई नहीं करती है, क्योंकि वो की होती है ना एक्चुअली दूसरे सिस्टम के लिए, जिससे इसने वो नकल करके लाया होता है। तो उसमें ये होता है कि उसमें वो चीज़ नहीं होता है। तो उस सूरत में ये होता है कि उस सूरत में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर वो सिस्टम हैंग होता है, फिर वो सिस्टम रेस्पॉन्ड नहीं करता है, और उस सिस्टम पे बाकी सारी प्रॉब्लम्स होती है। मतलब लेटेस्ट अपडेट्स खुद नहीं होते हैं, बाकी सारी इश्यूज होते हैं, और उसमें उतनी प्राइवेसी भी नहीं रहती है डेटा की। तो अगर इसीलिए जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बाकी जो जिनका इम्पोर्टेंट काम रहता है, तो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। मे बी इंडिविजुअल लेवल पे लोग करेंगे क्योंकि उनका उतना सीरियस काम नहीं होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको ख़रीदना है। और जब वो ख़रीदेंगे तो नेचुरली ख़रीदते समय उनको उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना है जिसके पास उसका प्रॉपर्टी राइट है, तो उससे उनको रेवेन्यू मिलता है और उसी से वो अपना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो ये है एक्चुअली रीज़न फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब यहाँ पे हमने बात की पेटेंट की और कॉपीराइट की, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस एक्सप्लेन अंडरस्टैंड होगी, इन दोनों में जो डिफरेंस है बिटवीन ए पेटेंट एंड ए कॉपीराइट। तो पेटेंट मोस्टली इंडस्ट्रीज में लगता है
जहाँ पे किसी चीज़ को इन्वेंट किया जाता है, कोई इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, तो उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है पेटेंट। तो ये एक राइट है विच इज़ ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर, गिविंग द ऑनर द राइट to exclude others from making, using, selling, offering to sell, and importing an invention for a limited period of time in exchange for the public disclosure of the invention. तो उसमें ये होता है कि कुछ टाइम के लिए वो उसको ये राइट देते हैं ताकि उसके बगैर कोई दूसरा उसको न बना सके, न सेल कर सके। तो इसी तरीके से जो इन्वेंशन है ये एक सलूशन है, किस लिए? टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सलूशंस ढूंढते हैं लोग और वो उस पर अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी खर्च करते हैं, लेकिन उनको ये मोटिवेशन रहती है कि कल को अगर हमने इस चीज़ का सलूशन निकाला कोई किसी इन्वेंशन के थ्रू, किसी नए तरीके के थ्रू, तो फिर हमको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि फिर हमको कुछ टाइम के लिए एक, उसको कहते हैं, एक किस्म की मोनोपोली रहेगी। मोनोपोली मीन्स फिर कुछ टाइम के लिए खाली हम इस चीज़ को बेच सकेंगे, बना सकेंगे, या अगर किसी दूसरे को बनाना है तो उसको पहले हमारी इजाज़त मांगनी पड़ेगी, और उससे वो अपनी जो एफ़र्ट्स हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपना जो टाइम उन्होंने यूटिलाइज़ किया, उसके लिए वो उससे अपनी कंपनसेशन हासिल करते हैं। So that is actually to enrich the body of knowledge and stimulate innovation, right? तो उससे फर्दर स्टिमुलेट होती है इनोवेशन, इनको फर्दर मोटिवेशन रहती है कुछ नया चीज़ बनाने की, ताकि उसका लाभ, उसका फ़ायदा इनको हासिल हो जाए। अगर इनको ऐसा चीज़ नहीं हम मिलता पेटेंट, तो कल को सिर्फ लोग नज़र रखते दूसरे पे, जब वो करेगा तो फिर चलो उसी की नकल करेगी, अब खुद का मेहनत करनी है, जब कोई बनाएगा फिर हम बनाएंगे, फिर लोग ये सोचते। लेकिन पेटेंट से ये मोटिवेशन रहती है, क्योंकि उनको पता है अगर हमने पहले बनाया तो फिर हमारे बगैर और कोई इसको नहीं बना सकता है जब तक हम उनको परमिशन न देंगे, और उस परमिशन देने के लिए वो उनसे चार्जेस लेते हैं फिर। सो वो एक मोटिवेशन रहती है जो इनोवेटर्स हैं उनके लिए काम करने की। तो इसी तरीके से जब कॉपीराइट की हमने बात की, तो इट गिव्स द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क एक्सक्लूसिव राइट्स टू इट। ऑथर कोई, उसने काफ़ी सोचा, उसने काफ़ी सोच के कुछ नया चीज़ लिखा, कोई नया आइडिया उसने लिखा, कोई नया आइडिया वो शेयर कर रहा है अपनी बुक में, तो उसके लिए उसको बाज़ाबिता कॉपीराइट मिल जाता है, ताकि उसका जो काम है वो प्रोटेक्ट हो जाए। कहीं ये ना है कि इसने लिखा तो कोई दूसरा उसकी नकल करे और फिर वो अपने नाम से उसको पब्लिश करे। तो वो स्टॉप करने के लिए उसके लिए बाज़ाबिता कॉपीराइट अप्लाई होता है। तो पहले तो ज़्यादा इस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि उस वक्त क्या होता था, उस वक्त पता ही नहीं चलता था। अगर सपोज़ जब ना ये कंप्यूटर का दौर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो तब अगर कोई सपोज़ लिखता था कोई ऑथर किताब, तो फिर कैसे ये पता चलता अगर कॉपीराइट नहीं होता कि ये इसने लिखी है? मे बी कोई दूसरा उसी की, जो उसने लिखा था उसी की नकल करके वो उसको अपने नाम से प्रिंट करवाता, तो फिर कैसे पता चलता? वो बोलता कि ये मेरी ही किताब है। कॉपीराइट अगर नहीं होता तो फिर पता ही नहीं चलता। लेकिन आजकल ये है, आजकल तो सपोज़ आजकल अगर, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग है,
डिजिटल, जिसको कहते हैं डिजिटल पब्लिशिंग। तो डिजिटल पब्लिशिंग में ऑटोमेटिकली ये डिजिटलाइज होता है डेटा, और उसमें ये पता चलता है, सपोज अगर किसी ने आज कोई बुक पब्लिश की और डिजिटलाइज की, वो आ गया डिजिटल रिपोजिटरी में आ गया वो, तो अगर उसकी कोई नकल करेगा कल को, सपोज कोई 1 महीने के बाद वही काम नकल करके पब्लिश करेगा डिजिटली, लेकिन डिजिटल रिपोजिटरी में वो पहले ही शो करेगा कि उस आदमी ने ये उससे 1 महीने पहले पब्लिश किया था। दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली एक कॉपीराइट उसको हासिल होगा उससे, क्योंकि वो काम ओरिजिनल जो जिसका होगा पहले उसी का आएगा ना रिपोजिटरी पे। तो अगर फिर कोई उसकी कॉपी करेगा, नेचुरली वो उसके बाद आएगा, तो उसमें देखा जाएगा कि पहले किसका आया है रिपोजिटरी पे, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो रियल ऑथर है तस्लीम किया जाएगा। तो पहले ये चीज़ नहीं था, क्योंकि जो पहले होता था जब ये डिजिटल रिपोजिटरीज नहीं होता था, तो उस वक्त ये आइडेंटिफाई करना फिर मुश्किल होता था। इसलिए उस वक्त कॉपीराइट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि कॉपीराइट से ही वो पहले अपनी वर्क प्रोटेक्ट करता था, उसके बाद पब्लिशिंग उसकी होती थी बाकायदा। तो ये है अबाउट कॉपीराइट। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क जो होता है, आप देखते हैं, इनफैक्ट जिसको अगर मैं थोड़ा कॉमन लैंग्वेज उसकी यूज़ करूं, जैसे आप देखते हैं आजकल ब्रांड का कॉन्सेप्ट है, इज़न्ट इट? तो फिर जो कंपनीज होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई साइन, कोई डिज़ाइन, कोई एक्सप्रेशन रखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस कंपनी का है, राइट? तो उस चीज़ को कहते हैं ट्रेडमार्क, उस चीज़ को ट्रेडमार्क कहते हैं। आप देखते हैं, आप दे सकते हैं एग्जाम्पल किसी ट्रेडमार्क की? Can you give an example of any trademark? जहाँ पे जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप कभी देखते हैं कि ये चीज़ इस कंपनी का होना चाहिए या इस कंपनी का होना चाहिए? जी सर। तो आप कहाँ पे कोई एग्जांपल आप दीजिए जहाँ पे आप पहले देखते हैं कंपनी का नाम या कुछ। लैपटॉप खरीदे तो देखते हैं किस कंपनी का है। क्या सर? लैपटॉप खरीदते टाइम देखा जाता है ना किस कंपनी का लैपटॉप। हाँ बिल्कुल, जैसे मतलब कौन सा मॉडल है, राइट। जैसे आप फॉर एग्जांपल सपोज आपको लैपटॉप खरीदना है, तो आप देखते हैं कि इसकी किस किस्म के लैपटॉप, सपोज बहुत सारी कंपनीज के हैं, चाहे वायो है, मैकबुक है, बाकी है, HCL है, डेल है, हैवलेट पैकॉर्ड का है, इज़न्ट इट? तो फिर आप देखते हैं कि सपोज आप देखते हैं एप्पल, जैसे आपको फ़ोन ख़रीदना है, तो आप देखते हैं एप्पल फ़ोन पे क्या कैसे पता चलता है ये एप्पल का है? सर वो मतलब दिया होता है वो सैंपल, उस पे वो पीछे से अगर आप देखेंगे एप्पल जैसा बना के होता है वो ना, वो वही एक एप्पल शेप का, इज़न्ट इट? तो वो होता है ट्रेडमार्क, इज़न्ट इट? तो उससे आपको रिकॉग्नाइज होता है कि ये चीज़ एप्पल का है ये। या फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कपड़ों में, जैसे यहाँ पे ये सिंबल है, तो ये सपोज नाइकी का है ट्रेडमार्क,
इसी तरह आप देखते हैं प्यूमा का वो जैसा वो एनिमल जैसा होता है बना के, इजंट इट? तो जी सर। उससे पता चलता है, उससे जो वो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती है, और वो ट्रेडमार्क उनका जो होता है वो बाज़ाब्ता उसके लिए कॉपीराइट है। ये नहीं है कि फिर कोई भी चीज़ बनाए और वो ट्रेडमार्क लगाए। हाँ, आजकल आते हैं बहुत सारी कंपनीज जो डुप्लिकेट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप देखेंगे जी सर। मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज जहाँ पे वो जो प्रोडक्ट है वो उस कंपनी ने नहीं बनाया होता है जिसका उसके ऊपर ट्रेडमार्क होता है। जी सर। तो वो कुछ बहुत सारी जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो चोरी छुपे किसी कारखाने में बनाते हैं चीज़ें, और फिर उसको किसी अच्छी कंपनी का ट्रेडमार्क ऊपर से देते हैं। क्यों देते हैं वो ऐसा? सर इसलिए देते ताकि लोगों को लगे कि ये उसी अच्छी कंपनी का ही है, हाँ, प्रोडक्ट है, ताकि और जो उनका प्रोडक्ट बिक जाए। उस कंपनी का जिसका वो ट्रेडमार्क होता है उनकी एक ब्रांड इक्विटी होती है, लोगों में एक रेप्यूटेशन होती है, एक ट्रस्ट होता है, ताकि लोग ये देख के हमारा चीज़ खरीदेंगे, इज़न्ट इट? लेकिन उसी चीज़ को जी कहते सर। हैं ये कानूनी तौर पर गलत है, इलीगल है, और इसी चीज़ को कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट। क्या कहते हैं? इन्फ्रिंजमेंट। मैं इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? वो होता है टू यूज़ द वर्क, आई मीन कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ऑफ एनीबडी विदाउट हिज परमिशन, उसके परमिशन के बगैर। क्योंकि सपोज़ कोई करेगा नाइकी का या प्यूमा का या और किसी कंपनी का, या सपोज़ कोई मोबाइल कंपनी है वो बनाएगी फ़ोन, ऊपर से उसको पीछे से एप्पल का ट्रेडमार्क देंगी, क्योंकि उनको पता है एप्पल काफ़ी डिमांड में है तो इससे हमारा फ़ोन बिक जाएगा। लेकिन एप्पल मत देगी किसी गैर मतलब जो कंपनी है उसको अपना ट्रेडमार्क लगाने, क्योंकि वो पहले देखेंगे कि क्या ये उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सर। सकेंगे, फिर उसके साथ उनका एक नेगोशिएशन होगा तब अलाउ करेंगे, ऐसे मत किसी को भी करेंगे अलाउ। तो अगर अब कोई वैसा करता है वो उनके परमिशन के बगैर वो चीज़ करता है, और उस सूरत में वो एक ऑफेंस कंसिडर किया जाता है जिस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिसके पास उस ट्रेडमार्क का, उस पेटेंट का या उस कॉपीराइट का जिनके पास राइट है, तो वो उनको बाज़ाब्ता लीगल नोटिस दे सकते हैं और सिविल कोर्ट में उसको बाज़ाब्ता उसकी पेशी लगेगी। इनफैक्ट कुछ इंस्टेंसेस में वो बाज़ाब्ता क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी जाता है, ताकि वो जो कंपनी है वो उस कंपनी से उसके लिए हर्जाना लेते हैं, पेनल्टी लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसने हमारी एक नकली प्रोडक्ट बेचा और उससे हमारी जो प्रोडक्ट की बदनामी हो गई, या दूसरा चीज़ है कि हमारे नाम पे इसने सेल किए चीज़ें, जो प्रॉफिट्स हमको लेने थे वो हमारी नाम पे इसने ले लिए, तो इस पर काफ़ी फिर पेनल्टी इम्पोज होती है, इस पर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो इसलिए ये चीज़ काफ़ी इलीगल है और इसको लॉ बहुत सीरियसली देखता है। तो इसके लिए जो इन्फ्रिंजमेंट के लिए जो कानून अप्लाई होते हैं उसके अंडर ये पूरा मेंशन है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप की पेनल्टी है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप की कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। तो लेकिन इसमें जो कंपनी है जिसके पास पेटेंट हैं, जिसके पास ट्रेडमार्क हैं या कॉपीराइट हैं, उसको अप्रोच करना है कोर्ट को कि हमारा जो पेटेंट है या ट्रेडमार्क है उसको मिसयूज़ किया जाता है, और बाज़ाब्ता उसकी एविडेंस देनी है उस कंपनी की कि कौन कंपनी इसको मिसयूज़ कर रही है।
तो फिर उनका प्रोडक्ट लिया जाता है, उसको देखा जाता है, तो उसके बाद उस पर पनिशमेंट भी होती है, राइट? जी So this was about the intellectual property rights. So if you have anything which you want to issue and discuss regarding this topic, it is open for discussion.